रात की हवा में उज्जैनी के महल की ऊंची दीवारें भी जैसे सांस ले रही थीं। दूर मंदिर की घंटियां धीमे धीमे बज रही थीं, पर भीतर राजप्रासाद के गलियारों में बस चप्पलों की हल्की खटखट और मशालों की फड़फड़ाहट थी। राजा विक्रमादित्य की आंखें खुली थीं, लेकिन नींद उनकी पलकों पर नहीं, उनके मन के किनारे पर खड़ी थी, जैसे कोई संदेशवाहक जो बोलने से पहले सांस रोककर देखता है कि सामने वाला सच सुनने लायक है या नहीं। दरबार की पिछली बैठक में जो हुआ था, उसकी गूंज कभी भी संगमरमर के स्तंभों में अटकी थी। एक अनजान पिटारा आया था, लकड़ी का, काला, और किनारों पर लाल धागे की गांठें। उसके ऊपर कोई मुहर नहीं, कोई राज चिन्ह नहीं, बस एक छोटी सी तांबे की पत्ती जिस पर लिखा था कि जो इसे खोलेगा वो अपना समय गिरवी रखेगा। राजा ने उसी वक्त आदेश दिया था कि पिटारा महल के भीतर नहीं, पुराने शस्त्रागार के कक्ष में रखा जाए। वहां लोहे की गंध रहती थी और हवा भी भारी लगती थी। अब आधी रात में वे स्वयं उठकर उसी कक्ष की ओर बढ़ रहे थे। उनके पीछे सेनापति भद्रसेन थे और 2 मशालधारी सैनिक, जिनके हाथ कांप नहीं रहे थे, बस मशालें कांप रही थीं। शस्त्रागार के दरवाजे पर पहुंचते ही पहरेदार ने सिर झुकाया। भीतर घुसते ही धातु की ठंडक ने जैसे त्वचा पर हथेली रख दी। कक्ष के बीचों बीच वही पिटारा रखा था, ऐसा स्थिर जैसे सदियों से वहीं हो। विक्रमादित्य ने एक पल उसके चारों ओर घूम कर देखा, जैसे युद्ध से पहले रणभूमि का मुआयना किया जाता है। उन्होंने भद्रसेन को इशारा किया कि पास आए। भद्रसेन ने कहा कि उसने गांव-गांव डाक बिठा रखी है, पर पिटारा किसने भेजा ये पता नहीं चल सका। उसने ये भी कहा कि संदेशवाहक का चेहरा ढका था और उसकी चाल अजीब थी, जैसे पैर धरती को छूते ही नहीं। राजा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पिटारे के ढक्कन पर उंगलियां रखी। लकड़ी पर कोई नक्काशी नहीं, फिर भी उंगलियों को ऐसा लगा जैसे किसी ने भीतर से सांस ली हो। भद्रसेन ने तुरंत कहा कि अगर आज्ञा हो तो वो ढक्कन खोल दे। विक्रमादित्य ने धीमे स्वर में कहा कि वो बोला, ये मेरा भार है, मेरा नहीं तो किसका। ढक्कन खुला तो भीतर कपड़ा नहीं, सोना नहीं, कोई पत्र नहीं, बस एक शतरंज की बिसात थी, काले से सफेद, सफेद से धूसर खानों वाली, और उसके साथ मोम की एक छोटी सी डली जिसमें किसी ने अंगूठे से मुहर लगाई थी। मुहर पर कोई राज चिन्ह नहीं, एक छोटी सी आंख बनी थी ठीक बीच में। बिसात के ऊपर मोतियों जैसी चमक थी, जैसे किसी ने चांदनी को पीसकर लकड़ी पर लगा दिया हो। विक्रमादित्य ने जैसे ही बिसात को छुआ, मशाल की लौ एक बार लंबी हुई और फिर सिकुड़ गई। सैनिकों ने एक दूसरे को देखा पर कुछ बोले नहीं। मोम की डली के नीचे एक पतला कागज था, उस पर स्याही नहीं, तेल से लिखा हुआ अक्षर सा उभरा था, और वो भी साधारण नहीं, जैसे किसी ने दीपक की लौ में उंगली भिगोकर लिख दिया हो। भद्रसेन ने कागज उठाया, पर पढ़ने से पहले राजा ने उसे रोका। विक्रमादित्य ने स्वयं कागज लिया, जैसे हर खत पहले उनके हाथ की कर्मी मांगता हो। कागज पर लिखा था कि उज्जैनी के राजा, तुम्हारा न्याय तेज है, पर तुम्हारी दृष्टि क्या तेज है। अगर सच में तेज है तो शतरंज खेलो। खेल की शर्तें मैं तय करूंगी। यदि तुम जीते तो नगर को एक अनदेखी आग से बचा लोगे। यदि तुम हारे तो एक जीवन तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा, और वो जीवन तुम्हें अपना लगेगा। पत्र के अंत में बस इतना था कि कल सूरज ढलते ही तेलियों के घाट पर आना, वहां तुम्हारी प्रतिद्वंदी मिलेगी, सुंदर तेलन कन्या। कक्ष में कुछ क्षणों की चुप्पी उतरी। दूर कहीं लोहे की जंजीर टकराई और आवाज ने चुप्पी को और गहरा कर दिया। भद्रसेन ने कहा कि यह चाल हो सकती है किसी दुश्मन की, किसी विद्रोही की। राजा ने उसकी ओर देखा। आंखों में वो ठहराव था जो युद्ध से पहले आता है या किसी भीषण निर्णय से पहले। उन्होंने कहा कि वो बोला, अगर ये चाल है तो इसे काटना होगा, अगर सच है तो इसे समझना होगा। फिर उन्होंने बिसात की ओर देखा। बिसात पर मोहले नहीं थे, खाली मैदान, लेकिन ऐसा खाली जैसे अभी अभी कोई सेना हटकर गई हो और मिट्टी में उसके निशान बचे हों। भद्रसेन ने सलाह दी कि राजा स्वयं न जाएं, कोई दूत, कोई जासूस भेजा जाए। विक्रमादित्य ने कहा कि संदेश उन्हें ही बुलाता है, और कभी-कभी राज्य की रक्षा तलवार से नहीं, उपस्थिति से होती है। ये कहते हुए उन्होंने पिटारा बंद कराया और आदेश दिया कि सुबह होते ही नगर में गुप्त निगरानी बढ़ा दी जाए, विशेषकर तेलियों के घाट के आसपास। रात का दूसरा पहर बीतते बीतते उज्जैनी के बाजार में भी हवा बदलने लगी। तेलियों के मोहल्ले में चक्की की कराह, कोल्हू की धीमी चरमराहट और ताजे तेल की तीखी गंध सब कुछ परिचित था, लेकिन लोगों के चेहरे आज कुछ ज्यादा चौकन्ने थे,
जैसे किसी ने कानों में फुसफुसाकर कह दिया हो कि कल कुछ होने वाला है। सुबह होते ही महल के आंगन में घोड़ों की टापें गूंजने लगी। संदेशवाहक दौड़ रहे थे। जासूसों का दल छाया की तरह निकल पड़ा। राजा ने अपने खास कवच को नहीं चुना, उन्होंने हल्का कवच पहना, जैसे ये युद्ध नहीं परीक्षा हो। फिर भी उनकी कमर में तलवार थी और आंखों में वो धार जो सबसे तीखी होती है। दिन चढ़ा तो दरबार लगा, पर उसका रंग अलग था। राजा ने सामान्य मामलों को निपटाया, लेकिन उनकी दृष्टि बार बार खिड़की के बाहर जाती रही, जहां धूप धूल में सोने की तरह चमक रही थी। भद्रसेन ने बीच बीच में याद दिलाया कि सुंदर तेलन कन्या का नाम किसी राज सूची में नहीं, किसी कुल सूची में नहीं। वो कह रहा था कि तेलियों के घाट पर ऐसी कोई कन्या नहीं जानी जाती जो राजा को चुनौती दे सके। राजा ने कहा कि यही तो चिंता है, जो नहीं जानी जाती वही सबसे तेज छुरा बनकर आता है। फिर उन्होंने आदेश दिया कि घाट पर जाने वाली टोली छोटी होगी। बहुत भीड़ होगी तो संदेश देने वाला भाग सकता है, बहुत कम लोग होंगे तो खतरा बढ़ेगा। उन्होंने संतुलन चुना, 3 घुड़सवार, भद्रसेन और 2 छाया जासूस जो लोगों में घुलकर रहेंगे। सूरज ढलने लगा तो उज्जैनी की गलियां लाल पड़ गईं। दीवारों पर लंबी छायाएं सरकने लगीं। मंदिर की घंटियां शाम की आरती के लिए बज उठीं और उसी के साथ नगर की धड़कन धीमी हुई। तेलियों के घाट की ओर जाने वाला रास्ता एकदम अलग लगता था। यहाँ महक भी तेज थी और आवाजें भी भारी। तेल के मटके, लकड़ी की गाड़ियां और कोल्हू से निकले बैल सब अपनी गति में थे, पर आज उनकी आंखें राजा की ओर उठकर थम रही थीं। घाट पर पहुंचते ही नदी की ठंडी हवा चेहरे से टकराई। पानी पर सूर्य की आखिरी रेखा तैर रही थी, जैसे कोई सुनहरी तलवार धीरे धीरे डूब रही हो। घाट की सीढ़ियों के पास एक पुराना पीपल था। उसकी जड़ें सीढ़ियों को पकड़कर बैठी थीं और पत्ते ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई अदृश्य हाथ तालियां बजा रहा हो। पीपल के नीचे एक चटाई बिछी थी, उस पर वही शतरंज की बिसात रखी थी, ठीक वैसी जैसी पिटारे में थी। बिसात के पास एक दीपक जल रहा था, पर उसका तेल सामान्य नहीं लग रहा था। लौ नीली सी थी और धुआं बिल्कुल नहीं। दीपक के पास एक छोटी सी पीतल की कटोरी रखी थी, जिसमें तेल की सतह पर कुछ तैर रहा था, शायद केसर या शायद कुछ और। वहीं बैठी थी वो कन्या। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। चेहरा उजला, लेकिन उजाला आभूषणों से नहीं, भीतर की स्थिरता से था। बाल गूंथे हुए, कपड़े साधारण तेलियों के घरों जैसे, पर पहनावे में एक अजीब शालीनता थी, जैसे साधारणता भी उसके लिए सजावट हो। उसकी आंखें सीधे राजा को देख रही थीं, बिना झुके, बिना कांपे। भद्रसेन ने आगे बढ़ना चाहा, पर राजा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। विक्रमादित्य सीढ़ियां उतरकर पीपल के पास आए। कन्या ने उठकर प्रणाम नहीं किया, उसने बस सिर हल्का सा झुकाया, जैसे कोई बराबरी का खिलाड़ी सामने आया हो। विक्रमादित्य ने कहा कि वो बोला, तुम ही वो हो? कन्या ने धीमे से कहा कि उसने कहा कि हाँ वही। उसके स्वर में न डर था न गर्व, बस यकीन था। भद्रसेन ने कड़ाई से कहा कि राजा को ऐसे बुलाना अपराध है। कन्या ने उसकी ओर देखे बिना कहा कि उसने कहा कि अपराध और न्याय के बीच की बिसात राजा ही समझते हैं। राजा ने बिसात की ओर देखा। इस बार मोहरे रखे थे, लेकिन सामान्य नहीं। काले मोहरे काले पत्थर के नहीं, काले लोहे जैसे थे, जिन पर हल्की सी जंग की रेखाएं थीं। सफेद मोहरे हाथी दांत जैसे नहीं, चांदी जैसे, पर चांदी से भी ठंडे। राजा को लगा कि इन मोहरों में किसी पुराने युद्ध की गंध है। कन्या ने कहा कि उसने कहा कि खेल शुरू करने से पहले शर्त सुन लो। राजा ने संकेत किया। कन्या ने कहा कि उसने कहा कि ये शतरंज तुम्हारे राज्य की है। हर मोहरा किसी के जीवन का भार है। अगर तुम एक भी गलत चाल चलोगे तो वो भार टूटेगा। फिर उसने पीतल की कटोरी की ओर इशारा किया। उसने कहा कि इसमें तेल है। हर बार जब कोई मोहरा कटेगा, ये तेल एक रंग बदलेगा। जब ये काला हो जाएगा, खेल खत्म। भद्रसेन ने दांत पीसकर कहा कि ये जादू टोना है। कन्या ने पहली बार उसकी ओर देखा और कहा कि उसने कहा कि जादू नहीं, नियम। राजा नियम जानते हैं। विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा कि वो बोला, और अगर मैं जीत गया तो? कन्या ने कहा कि उसने कहा कि तो जिस आग की गंध अभी तुम्हें नहीं आ रही, वो आग बुझ जाएगी। राजा ने पूछा कि वो बोला, और अगर मैं हार गया तो? कन्या ने एक पल आंखें झपकाईं, फिर कहा कि उसने कहा कि तो तुम्हें अपने ही महल से किसी को विदा करना होगा। विदा करने वाला हाथ तुम्हारा होगा, पर विदा होने वाला कोई और। ये वाक्य घाट की हवा में फैल गया। आसपास खड़े लोग जैसे सांस फूल गए। राजा बैठ गए,
उनके बैठते ही घास की नमी उनके वस्त्रों में उतर गई। सामने कन्या भी बैठी रही, जैसे पहले से बैठी थी वैसे ही। खेल शुरू होने वाला था, पर माहौल वैसा था जैसे तलवारें पहले से खिंची हों। कन्या ने कहा कि उसने कहा कि तुम्हारी पहली चाल। राजा ने काले मोहरों की ओर देखा। उसे आश्चर्य हुआ। उसके सामने वो स्वयं काले पक्ष में थे और कन्या सफेद में। सामान्यतः राजा सफेद लेता है, पहली चाल भी उसी की होती है। यहाँ नियम उल्टे थे। राजा ने पूछा कि वो बोला, मैं काले में क्यों? कन्या ने कहा कि उसने कहा कि क्योंकि आज तुम्हें छाया में उतरकर सच निकालना है। राजा ने पहली चाल चली, प्यादा आगे बढ़ा, बस इतना ही। मगर जैसे ही मोहरा आगे खिसका, नदी की सतह पर हल्की सी लहर उठी, जबकि हवा स्थिर थी। कटोरी का तेल एक क्षण के लिए चमका, जैसे किसी ने उसके भीतर दीपक जला दिया हो। भद्रसेन ने इसे देखा और अनजाने में पीछे हट गया। कन्या ने भी चाल चली। उसका ऊंट तिरछा आया और उसके आते ही घाट के किनारे खड़ा एक दीपक बुझ गया, जो किसी नाविक ने रखा था। नाविक चौंका, फिर जल्दी से उसे फिर जलाने लगा। राजा ने समझ लिया कि यह खेल सिर्फ लकड़ी की बिसात पर नहीं, घाट की हवा, पानी और लोगों के डर पर भी चल रहा है। कुछ चालें तेजी से चली। राजा की आंखें बिसात पर थीं, पर कान आसपास। कभी कभी भीड़ में कोई फुसफुसाता, फिर चुप हो जाता। कभी किसी बच्चे की हंसी आती, फिर जैसे किसी ने उसका मुंह ढक दिया हो। हर चाल के साथ वातावरण बदल रहा था, मानो खेल के आगे समय झुक रहा हो। कन्या की चालें सटीक थीं, पर दिखावा नहीं। वो किसी घमंडी खिलाड़ी की तरह जल्दी नहीं कर रही थी। वो आराम से मोहरा उठाती, रखती, फिर राजा की आंखों में देखती, जैसे पूछ रही हो कि अब तुम्हारा न्याय कहाँ है। राजा ने उसकी आंखों में वो डर नहीं पाया जो आमतौर पर राजा के सामने होता है। उसने एक पल को सोचा कि ये कन्या किसी राज्य की राजकुमारी भी हो सकती है, जो तेलन के कपड़े पहन कर आई हो। पर उसके हाथों में तेल की हल्की सी महक थी, सच्ची श्रम की महक। खेल के बीच में कन्या ने अचानक कहा कि उसने कहा कि तुम्हें पता है उज्जैनी में आग कहां से उठती है? राजा ने बिना सिर उठाए कहा कि वो बोला, जहां सूखापन हो वहां। कन्या ने कहा कि उसने कहा कि नहीं, जहां लालच हो वहां। फिर उसने एक चाल चली, घोड़ा आया और राजा का एक मोहरा काट गया। जैसे ही मोहरा गिरा, कटोरी के तेल का रंग हल्का सा लाल हुआ, बहुत हल्का। पर राजा ने देख लिया, भद्रसेन ने भी देखा, और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। भीड़ में किसी ने धीमे से कहा कि अब देखो, और फिर आवाज दब गई। राजा की उंगलियां मोहरे पर टिक गईं। वो मोहरा जो कटा था वो एक प्यादा था, छोटा, मामूली। पर जैसे ही वो कटा, राजा को दूर शहर की ओर से एक हल्की चीख सुनाई दी, बहुत दूर, बहुत दबा हुआ। भद्रसेन ने भी सुना। उसने तत्काल अपने सैनिकों को इशारा किया कि वे शहर की दिशा देखें। वे दौड़े, पर घाट पर ही रहे। आदेश था कि राजा से ना हटें। विक्रमादित्य ने धीमे से कहा कि वो बोला, तुमने अभी क्या काटा? कन्या ने कहा कि उसने कहा कि एक प्यादा। राजा ने कहा कि वो बोला, और शहर में क्या गिरा? कन्या ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं गिराया, खेल गिराता है। तुमने खेल स्वीकार किया, इसलिए अब हर चाल तुम्हारी भी है। राजा की नसों में गर्मी दौड़ गई। ये सिर्फ चुनौती नहीं, जिम्मेदारी का फंदा था। अगर हर कटा मोहरा किसी जीवन से जुड़ा है, तो एक गलत चाल सैकड़ों तक पहुंच सकती है। और कन्या खेल को जैसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही थी, पर उसके चेहरे पर क्रूरता नहीं थी। वो बस नियम निभा रही थी, जैसे न्यायालय में निर्णय पढ़ा जाता है। राजा ने अगले कुछ चालों में सावधानी बढ़ा दी। उन्होंने बलिदान वाली चालें रोकी और मोहरों को बचाकर चलने लगे। कन्या ने इसे देखकर कहा कि अब राजा डर कर खेल रहे हैं। राजा ने जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें अब केवल जीत पर नहीं थीं, उनकी आंखें घाट, शहर और उस कटोरी पर थीं जिसका रंग धीरे धीरे बदल रहा था। धीरे धीरे राजा को एक पैटर्न दिखने लगा। कन्या कुछ खास मोहरों पर ही जोर दे रही थी, विशेषकर राजा की रानी पर, जैसे वो रानी को मैदान से हटाकर राजा को अकेला करना चाहती हो। यह सामान्य शतरंज की रणनीति थी, पर यहां उसका अर्थ अलग हो सकता था। राजा ने मन में महल की रानी, राजमाता नहीं, उनकी पत्नी का चेहरा देखा, जो अभी महल में थी। उनके भीतर कुछ चुभा, जैसे किसी ने बिना बताए तलवार की नोक छुआ दी हो। उन्होंने एक जोखिम भरी चाल चली। उन्होंने अपना ऊंट आगे बढ़ाया और कन्या के घोड़े को फंसा दिया। एक झटके में खेल का रुख बदल सकता था। भद्रसेन ने राहत की सांस ली। भीड़ में किसी ने धीमे से वाह कहा,
लेकिन अगले ही पल कन्या ने ऐसी चाल चली कि राजा का ऊंट कटा और कटोरी का तेल फिर लाल हुआ, थोड़ा गहरा। उसी क्षण हवा में जली लकड़ी की गंध आ गई, बहुत हल्की, जैसे दूर कहीं कोई चूल्हा अधिक तेज हो गया हो। पर यह चूल्हे की गंध नहीं थी, ये सूखे कपड़े के जलने की गंध थी। भद्रसेन ने घबरा कर कहा कि किसी को शहर की ओर दौड़ना चाहिए। राजा ने बिना आंख उठाए कहा कि वो बोला, दौड़ने से पहले समझो कि आग किस जगह उठ रही है। कन्या ने कहा कि उसने कहा कि समझोगे तो देर हो जाएगी। राजा ने इस वाक्य में छिपी सच्चाई पकड़ ली। ये खेल समय के खिलाफ था। अगर शहर में सचमुच आग लग रही है तो उन्हें बीच में खेल छोड़कर जाना चाहिए। लेकिन खेल छोड़ने का मतलब क्या होगा? क्या वही हार होगी? क्या वही विदा? राजा ने कहा कि वो बोला, तुम चाहती क्या हो? कन्या ने धीरे से कहा कि उसने कहा कि मैं चाहती हूं कि राजा पहली बार किसी ऐसे खेल में उतरे जहां तलवार नहीं, समझ काम आए। फिर उसने अपने हाथ की उंगली से कटोरी के तेल को हल्का सा छुआ। तेल की सतह पर वृत्त बने और उन वृत्तों में राजा को एक क्षण के लिए शहर की छतें दिखीं, धुआं उठता हुआ, लोग दौड़ते हुए। भद्रसेन ने यह देखा और एक कदम पीछे हट गया, जैसे उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई हो। राजा का चेहरा कठोर हो गया। उन्हें यकीन हो गया कि खतरा असली है। ये कोई अफवाह नहीं, कोई मजाक नहीं, ये खेल शहर की नसों से जुड़ा है। विक्रमादित्य ने अगले 2 चालों में ऐसे जाल बनाए कि कन्या की रानी को पीछे हटना पड़ा। पहली बार उसके माथे पर हल्की सी शिकन आई। उसने कहा कि राजा जल्दी सीखते हैं। राजा ने कहा कि वो बोला, राजा को सीखना पड़ता है क्योंकि राज्य गलती माफ नहीं करता। कन्या ने एक लंबी सांस ली और धीरे से कहा कि उसने कहा कि तो फिर एक बात मान लो, ये खेल जीतने के लिए नहीं, बचाने के लिए है। राजा ने पूछा कि वो बोला, किसे बचाने के लिए? कन्या ने जवाब नहीं दिया। उसने बस एक चाल चली, उसने राजा की रानी पर हमला कर दिया। राजा की उंगलियां हवा में ठिठक गईं। उनकी रानी बिसात की सबसे तेज मोहर खतरे में थी। अगर वो कटती है तो कटोरी का तेल काला होने के और करीब होगा। और महल से किसी को विदा, ये वाक्य उनके कानों में फिर से बजने लगा, जैसे वही घंटी अब भीतर बज रही हो। राजा ने रानी बचाने के लिए उसे पीछे नहीं हटाया, उन्होंने उल्टा हमला किया। उन्होंने अपना घोड़ा आगे बढ़ाकर कन्या की रानी पर वार किया। ये जोखिम था। दोनों रानियां कट सकती थीं और फिर दोनों तरफ क्या टूटेगा कोई नहीं जानता। भद्रसेन ने दबी आवाज में कहा कि ये ठीक नहीं। राजा ने नहीं सुना। उनकी आंखें अब किसी शपथ जैसी थीं। एक बार बोला तो पीछे नहीं हटता। कन्या ने राजा की आंखों में देखा। उस दृष्टि में पहली बार कुछ चमका, जैसे दुख का छोटा सा दीप। उसने कहा कि अगर तुम ये चाल चलोगे तो किसी और की चिता जलेगी। राजा ने कहा कि वो बोला, अगर मैं पीछे हटूंगा तो आग फिर भी जलेगी। कन्या ने हाथ बढ़ाया पर मोहरा उठाने से पहले रुक गई। उसके पास चुनाव था। वो राजा की रानी काट सकती थी या अपनी रानी बचा सकती थी। एक साधारण खिलाड़ी अपनी रानी बचाता, लेकिन वो साधारण नहीं थी। उसने धीरे से कहा कि तुम्हारे भीतर राजा नहीं, पिता भी है। ये वाक्य जैसे सीधे राजा के सीने पर लगा। राजा के चेहरे का रंग एक पल के लिए बदला। पिता शब्द उनके लिए दरबार की भाषा नहीं था, वो उनके जीवन का सबसे निजी कोना था, जिसे वे राज्य के सामने नहीं रखते थे। भद्रसेन ने भी चौंक कर राजा की ओर देखा, जैसे पहली बार उसे पता चला हो कि राजा के भीतर भी कोई दरार है। राजा ने धीमे से कहा कि वो बोला, तुम मुझे जानते कैसे हो? कन्या ने कहा कि तेल सब कुछ देख लेता है, जो आग को रोकता है वही तेल को समझता है। फिर उसने अपनी चाल चली और उसने अपनी रानी को बचाने के बजाय राजा की रानी को काट लिया। मोहरा गिरते ही कटोरी का तेल लाल से गहरा होकर लगभग मरून हो गया। उसी पल शहर की ओर से धुएं की मोटी गंध उठी। अब ये भ्रम नहीं था। लोग भी चिल्लाने लगे। कोई बोला कि बाजार में आग है, कोई बोला कि अनाज के गोदाम जल रहे हैं। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग घाट छोड़कर दौड़ पड़े। मशालें लहराने लगी और नदी की सतह पर उनके प्रतिबिंब कांपने लगे। भद्रसेन ने तुरंत कहा कि सैनिकों का दल शहर की ओर निकले। राजा ने सिर हिलाया। 3 घुड़सवार बिजली की तरह भागे, लेकिन राजा वहीं बैठे रहे। कन्या ने उन्हें देखा, जैसे ये देख रही हो कि वे खेल छोड़ेंगे या निभाएंगे। राजा ने कहा कि वो बोला, ये खेल तुम्हारी चाल से नहीं रुकेगा, इसे मेरी चाल रोक सकती है।
कन्या ने कहा कि तो फिर आखिरी तक खेलो। राजा ने बिसात पर नजर दौड़ाई। उनके पास अब रानी नहीं थी। उनके मोहरे कम थे, लेकिन उनकी स्थिति मजबूत हो सकती थी अगर वे सही चालें चुने। उन्हें एक ऐसा रास्ता चाहिए था जहां वे राजा को सुरक्षित रखते हुए कन्या के राजा तक पहुंचे। उन्होंने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और एक मोहरा चला, ऐसी चाल जो सामान्य शतरंज में भी साहस की मानी जाती है। उन्होंने अपने हाथी को आगे बढ़ाकर कन्या के राजा के सामने रास्ता खोल दिया, लेकिन साथ ही अपना एक और मोहरा बलिदान के लिए छोड़ दिया। ये चाल उनके लिए तलवार की धार पर चलने जैसी थी। कन्या ने आंखें सिकोड़ लीं। उसने कहा कि ये चाल शहर में किसी को गिरा देगी। राजा ने कहा कि वो बोला, अगर किसी एक के गिरने से हजारों बचते हैं तो राजा को वही चुनना पड़ता है। ये कहते समय उनकी आवाज में दुख था, पर निर्णय भी। कन्या ने चाल चली और राजा का वो बलिदानी मोहरा काट लिया। कटोरी का तेल एक झटके में और गहरा हो गया, लगभग काला। उसी पल दूर से एक चीख आई, बहुत साफ, बहुत पास, जैसे कोई महल के भीतर ही चीखा हो। राजा की पीठ में बिजली सी दौड़ गई। भद्रसेन ने कांपते स्वर में कहा कि महल की दिशा से आवाज आई है। राजा ने पलटकर अंधेरे में महल की ओर देखा। ऊंची दीवारें दिख रही थीं, लेकिन उनके ऊपर धुएं की धुंध नहीं थी। फिर भी उस चीख का मतलब साफ था, खेल का असर अब महल तक पहुंच गया है। कन्या ने शांत होकर कहा कि अब समझे, शहर की आग सिर्फ बाहर नहीं है। राजा ने कहा कि वो बोला, तुमने महल को क्यों घसीटा? कन्या ने कहा कि मैंने नहीं घसीटा, तुम अपने साथ सबको घसीटते हो क्योंकि तुम राजा हो। राजा उठ खड़े हुए। उनके कपड़े पर घास की नमी थी, लेकिन उनकी मुद्रा में आग थी। उन्होंने कहा कि वो बोला, मैं खेल छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अब तुम बताओ, तुम कौन हो? कन्या ने पहली बार अपनी चटाई के पास रखा कपड़ा उठाया। उस कपड़े के नीचे एक छोटा सा चिन्ह था, उसी आंख वाला जो मोम की मोहर पर था। राजा की आंखें उस चिन्ह पर टिक गईं। ये किसी ज्ञात राज्य का निशान नहीं था, ना ही किसी व्यापारी संघ का। फिर भी उसमें सत्ता का संकेत था, नजर का, निगरानी का और नियंत्रण का। भद्रसेन ने धीमे से कहा कि उसने शहर के पुराने जासूसों की बातों में आंख वाले गिरोह का नाम सुना है, जो आग लगाकर व्यापार पर कब्जा करते हैं और फिर बचाने का सौदा करते हैं। कन्या ने राजा की ओर देखा और उसने कहा कि मैं उन्हीं में से हूं और नहीं भी। उसके वाक्य ने फिर से हवा को ठंडा कर दिया। उसने कहा कि मुझे भेजा गया है तुम्हें हराने के लिए, लेकिन मैं यहां तुम्हें एक और खेल दिखाने आई हूं। वो खेल जिसमें राजा कभी जीतता नहीं, सिर्फ चुनता है। राजा ने बिसात की ओर देखा। अब दोनों राजा आमने सामने थे। एक चाल में शह और मात संभव थी अगर वे सही मोहरा चल सके, लेकिन हर चाल के साथ कोई जीवन गिर रहा था। शहर में आग थी, महल में चीख थी, और सामने बैठी ये कन्या जो तेल की गंध में सच छिपाए थी, उनसे ऐसा निर्णय मांग रही थी जो तलवार से भी भारी था। भद्रसेन ने कहा कि सैनिक महल की ओर भेजे जाएं। राजा ने कहा, वे बोले, भेजो। फिर उन्होंने बिसात पर हाथ रखा। उनकी उंगलियां कांपी नहीं, पर भीतर कुछ टूट रहा था। उन्होंने धीरे से कहा कि वे बोले, अगर मैं मात दूं तो क्या आग रुक जाएगी? कन्या ने कहा कि आग रुकेगी, पर वो किस कीमत पर, ये तुम्हें उसी चाल में पता चल जाएगा। नदी की लहरें सीढ़ियों से टकराईं। पीपल के पत्तों ने जोर से सरसराहट की, जैसे किसी ने चेतावनी दी हो। दीपक की नीली लौ एक बार झुकी, फिर सीधी हो गई। कटोरी के तेल की सतह पर काला रंग किनारों से फैलने लगा, जैसे रात पानी में घुल रही हो। राजा ने आखिरी चाल के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी पल दूर महल की दिशा से घोड़े की टापें आईं, तेज, बेकाबू। एक घुड़सवार हाँपता हुआ घाट की तरफ दौड़ा आ रहा था। उसके कपड़े पर धूल थी और चेहरे पर भय। वो गिरते पड़ते राजा के पास पहुंचा और कहा कि महल के भीतर रानी की कक्ष के पास आग। राजा की आंखें एक क्षण के लिए खाली हो गईं। फिर उनमें ऐसा तेज आया जैसा युद्ध के बीच आता है। उनके सामने बिसात थी और उनके पीछे महल। उनके पास सिर्फ एक चाल थी, और उस चाल में शायद एक जीवन की कीमत। क्या विक्रमादित्य शतरंज की उसी चाल से शहर की आग रोक पाएंगे? क्या महल की ओर उठती आग सच में उनकी रानी तक पहुंच चुकी है? और ये सुंदर तेलन कन्या किसके लिए खेल रही है? राजा के खिलाफ या राजा के भीतर के सच के लिए?
उत्तर मिलेगा दूसरे अध्याय में।